नमस्कार, उत्तराखंड डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरण कृशाली। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तराखंड की कृषि संभावनाओं, सांस्कृतिक विरासत, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और आस्था से जुड़े एक अनूठे तीर्थ स्थल की। सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्टोन फ्रूट बागवानी किसानों की आय बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बन सकती है। इसी विषय पर आयोजित चर्चा ने कई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की पहचान केवल उसकी प्राकृतिक सुंदरता से ही नहीं, बल्कि उसके फलोत्पादन और कृषि परंपराओं से भी जुड़ी है। पर्वतीय क्षेत्रों में उगाए जाने वाले फल स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं संभावनाओं को केंद्र में रखकर सामाजिक सांस्कृतिक संस्था धाद और दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण विमर्श का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था उत्तराखंड में स्टोन फ्रूट बागवानी की संभावनाएं। देहरादून स्थित दून लाइब्रेरी सभागार में आयोजित इस विचार विमर्श में प्रदेश के बागवानी विशेषज्ञों, प्रगतिशील किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम हरेला गांव धाद पहल के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के गांव, उनके उत्पादों और बाजार से जुड़े मुद्दों पर सार्थक संवाद स्थापित करना है। इस अवसर पर नैनबाग के प्रगतिशील किसान और उद्यान विशेषज्ञ कुंदन सिंह पंवार ने अपने अनुभव साझा किए। मैं धन्यवाद देता हूं धाद के द्वारा आज स्टोन फ्रूट पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी अच्छे विचार लोगों के आए और इसको बढ़ाने के लिए प्रदेश में बल दिया गया, ताकि पलायन से जूझ रहा उत्तराखंड कुछ गांव की ओर वापस मुड़ सके। इसके लिए बहुत सकारात्मक पहल धाद के द्वारा की गई है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ जो ये गुठली वर्गीय फल हैं, जिसको हम स्टोन फ्रूट कह रहे हैं, इसका सबसे अच्छा बाज़ार उपलब्ध है पहले से कि तीर्थाटन और यात्री दोनों हैं हमारे पास, और यही इसका पीक समय है और बहुत बाज़ार को जाने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, हमारे जितने फल संस्करण वाले उद्योग हैं उनको भी रॉ मटेरियल मिलेगा। जो वाइनरी पॉलिसी प्रदेश सरकार में लागू है, उन सबको भी रॉ मटेरियल मिलेगा और निसंदेह किसानों की आय में वृद्धि होगी। वक्ताओं ने आड़ू, प्लम, खुमानी और अन्य स्टोन फ्रूट फसलों की खेती की संभावनाओं, चुनौतियों तथा विपणन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। हमारा मुख्य उद्देश्य जो धाद संस्कार का जो मेन फोकस है कि किसानों की बातें सरकार तक पहुँचे। और जब स्टोन फ्रूट्स की हम बात करते हैं तो ये आने वाले भविष्य की फसल जो है, बागवानी फसल, ये स्टोन फ्रूट्स है। उत्तराखंड अपने आप में एक पर्यटन और तीर्थाटन का अग्रणी राज्य है, जहाँ पर कि लाखों की संख्या में मई से लेकर के और जुलाई अगस्त तक जो है पर्यटक और यात्री यहाँ पर आते हैं। लेकिन जितने भी यात्री चार धाम पर जाते हैं उनको ताज़े फल यहाँ पर उस तरह से उपलब्ध नहीं हो पाते। स्टोन फ्रूट ही एक माध्यम है कि जिनका उत्पादन कर यहाँ का बागवान उसको बाज़ार उपलब्ध है, उनको उनकी क्या कहते हैं, उनको बाज़ार उसको मिल सकता है और उससे काफ़ी हद तक युवाओं का पलायन भी रुकेगा। बागवानी की बात जहाँ तक करते हैं, इसके लिए जब हम व्यवसायिक खेती की बात करते हैं तो जब तक आपके पास कुछ कैपिटल और तकनीकी जानकारी ना हो तो इसको कर पाना जो है उतना संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जो है विशेष रूप से स्टोन फ्रूट्स की ही चर्चा करेंगे। जैसे उत्तराखंड में एप्पल मिशन चल रहा है, ड्रैगन फ्रूट मिशन चल रहा है, इवन कीवी फ्रूट मिशन चल रहा है, तो किसी तरह यहाँ पर स्टोन फ्रूट के ऊपर भी मिशन चलाया जाए, ताकि जो उत्तराखंड की इकोनॉमी है, जो एक फल है जो उत्तराखंड में पहले से ही उगता आ रहा है, उसको किस तरह से एक बूस्ट मिले। गवर्नमेंट की विभिन्न स्कीम्स हैं, जो रूरल इंक्यूबेशन सेंटर्स से लेकर या फिर जो गाँव में एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, क्लस्टर अप्रोच है, उसके माध्यम से एंटरप्रेन्योर्स को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सबको प्रमोट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर यूथ यहाँ रहकर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अपनी नौकरी छोड़ के आपको गाँव में आके काम करना चाहिए, अपनी नौकरी बहाल करिए, लेकिन गाँव में महिलाएँ हैं, आपके पास इतनी मैन पावर है या इतनी वुमेन पावर है, मैं वुमेन पावर में जोड़ दूँगा, जो गाँव में रहकर आपको एक सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल अपना गाँव में एक एंटरप्राइज़ खड़ा कर सकते हैं। आप वहाँ पे ना सिर्फ अपने एंटरप्राइज़ को बढ़ावा देंगे, बल्कि अपनी कंपनी के मालिक भी बनेंगे, और साथ साथ जो अभी तक दिहाड़ी और डेली वेजेस पे डिपेंड है, उनको एक रोज़गार मिलेगा और आपको भी एक सुनिश्चित करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैज्ञानिक तकनीकों, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री और बेहतर बाजार व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए तो स्टोन फ्रूट बागवानी उत्तराखंड के किसानों की आय बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन सकती है। हम लोगों ने अपना अभी एक स्टार्टअप शुरू किया है जिसका नाम है गायत्री हिम ऑर्गेनो, जिसमें मैंने, मेरी छोटी सिस्टर ने और हमारी पूरी फैमिली ने मिलकर के इसको शुरू किया है। और इस स्टार्टअप को शुरू करने का हमारा मेन जो मोटिव है, हमें खुद से कैसे मतलब अपने लिए हम अर्निंग कर सकें और साथ साथ में हमारे आसपास जो लोग हैं, स्पेशली गांव की जो महिलाएं हैं, उनके लिए हम कैसे प्रेरणा बन सकें, उनके लिए कैसे हम एक स्वरोजगार का माध्यम बन सकें। तो हम लोगों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है जिसमें हम बेसिकली जितने भी हमारे पहाड़ी प्रोडक्ट्स हो गए हैं, जो कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे घरों में जो भी प्रोडक्ट्स, जैसे हमारे घरों में जो भी हम खेती करते हैं, उनमें क्या होता है कि हम उसको बहुत ऐसे नेगलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे खेतों में होता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं कि कुछ खेतों से निकालते नहीं हैं, कुछ ऐसे ख़राब हो जाता है क्योंकि हमारे पास एक मार्केट नहीं होता है। तो हमें ये होता है कि हम कैसे उन चीज़ों को क्या है कि प्रमोट करें, उनको बताएं कि नहीं, कि आप इन चीज़ों को उगा करके आप इनको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम उन महिलाओं से जुड़ें और उनके जो भी उत्पाद हैं उनको एक मार्केट प्रोवाइड करें, और जो भी हमारे यूथ है उनके लिए हम एक प्रेरणा बने कि वो लोग भी हमारी तरह अपना खुद का एंटरप्रेन्योर शुरू कर सकते हैं और वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए कि वो भी एक अपने करियर में अच्छा ग्रोथ कर सके और साथ साथ में दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। और जो भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो भी हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए भी हम क्या कर सकें, स्वरोजगार का माध्यम बन सके। जो ये हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये क्या है कि इससे कि बहुत ही हेल्थ बेनिफिट है, जैसे कि डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं आपको, जैसे शुगर के लिए झंगोरा खाना चाहिए, आपको मंडवा खाना चाहिए। और अभी आपका हमारे पहाड़ों में एक तिमला होता है जो कि बहुत ही बेनिफिट होता है आयुर्वेदिक के लिए। वो क्या होता है कि जो कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। हमारे पहाड़ में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आयुर्वेदिक के रूप में काम करती है। और जैसे कि आजकल आप देखते होंगे मार्केट में आप जो हल्दी लेते हैं उसमें आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा केमिकल वाली होती है, तो मार्केट में आपको जो रहता है एकदम प्योर एंड नेचुरल मिलता है, उसमें कोई भी केमिकल, कोई भी मिलावट आपको देखने को नहीं मिलता है। और अभी जो हम यहाँ पे ये एक ग्रुप है जिसका नाम है कि धात, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे जो पहाड़ी कल्चर होते हैं, जैसे कि हमारा ऑर्गेनिक उत्पाद होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों ने भी अपने विचार रखे और पर्वतीय कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए। फल उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित यह विमर्श उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल के रूप में देखा जा रहा है। हमारा पूर्व में एक एप्पल का हिमाचल में बहुत अच्छा ऑर्चर्ड था, लेकिन जब मैंने उत्तराखंड में अपना उद्यान स्थापित किया तो मुझे एक चीज़ लगा कि यहाँ को अगर हम मार्केट स्टडी करें तो हमारा क्लाइमेट और मार्केट स्टोन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। हमारे यहाँ गर्मियों के मौसम में, मई जून के मौसम में इतना ज़्यादा टूरिस्ट आ रहा है, हमें उनको ये सब चीज़ें अवेलेबल करानी है, तो जिसके लिए हमें एक स्टोन ही ऐसे फ्रूट्स हैं स्टोन में जिसमें हम वो कह सकेंगे आड़ू, पल्लम, खुमानी, बेरीज़, ये सब चीज़ें हम लोगों को उत्पादन करना चाहिए। इस चीज़ के लिए हमारा क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा सूटेबल है और जैसे नेचुरल क्लाइमेट का भी इनमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। साथ साथ में टेक्नोलॉजी वाइज जैसे ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी, सी टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये इजी ग्रोइंग फसलें हैं, इस पर अगर हम लोग काम करते हैं, ना इसमें कोई पैकिंग का बहुत बड़ा गेम है, तो हम लोगों को इसमें अगर काम करते हैं तो हमें हमारी जो नज़दीकी मार्केट है, जो यात्रा चल रही है या टूरिस्ट हमारे यहाँ दुनिया भर का आ रहा है, हमको मंडी तक सामान नहीं पहुँचाना पड़ेगा, हमें वहीं पर इन सब चीज़ों को अच्छे दाम इनके मिल सकते हैं। साथ साथ में ही इनके बायो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे बनते हैं, क्योंकि ये बायो जितने भी हमारे स्टोन हैं ये प्लेन्स एरिया में नहीं हो सकते हैं। हमारा पहाड़ का एक बहुत छोटा एरिया होता है और प्लेन्स का बहुत बड़ा एरिया है। ये हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाले आइटम है। अगर हम लोग इनके बायो प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो लोग इन फल को यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो जहाँ तक ये फल क्योंकि पेरिशेबल है, बहुत जगह दूर तक नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ तक इनके प्रोडक्ट अगर पहुँच जाते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। साथ में हमारे फार्मर का जो वेस्टेज है वो भी इससे बचेगा, उससे हमारे को अच्छे दाम भी मिलेंगे।
अब रुख करते हैं संस्कृति जगत की ओर, जहां रंगमंच के माध्यम से महाभारत के एक संवेदनशील प्रसंग को जीवंत किया गया। द्रुपदा की लाज जैसे नाट्य प्रस्तुतियां हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और महाभारत की अमर गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से देहरादून में एक भव्य लोक नाट्य प्रस्तुति द्रुपदा की लाज का आयोजन किया गया। संस्कृति विभाग प्रेक्षागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में योगदान देने वाले कलाकारों एवं आयोजकों को सम्मानित भी किया गया। ये हमारा एक लोक नाटक है जिसे महाभारत कालीन द्रौपदी चीर हरण के प्रसंग से उठाया गया ये एक विषय है और गढ़वाली भाषा में इस नाटक का नाम द्रुपदा की लाज है, अर्थात द्रौपदी की मर्यादा। जो लोक नाटक है उनका संदेश ये है कि हमारा जो लोक साहित्य है, लोक भाषा है, लोक बोलियां हैं, लोक परंपराएं हैं, लोक संस्कृति है, इन लोक नाटकों में उन सब का समग्र चित्रण कर सकें। द्रौपदी का ये जो नाटक है, द्रौपदी चीर हरण का जो नाटक है, इसकी विशेष बात यह है कि अपनी लोक भाषा में है, गढ़वाली भाषा में है, गढ़वाली वेशभूषा में है और गढ़वाली आंचलिक परिवेश के तहत ये आता है, जिसमें अपने पवाड़े हैं, जागर है, रासे हैं, खुदेड़ गीत हैं, चौफला है, थड़िया है, तमाम धुनों का जो सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण के साथ में इस गीत नाटिका को अलग अलग तरह से प्रयोगों में लाया गया, जिसमें हमारा पांडव थिएटर विशेष रूप से जाना जाता है, लोक रंगमंच विशेष रूप से जाना जाता है। तो ये एक हमने कोशिश की है, रंगमंच के अलग अलग पहलुओं का प्रयोग करते हुए इस नाटक का हमने मंचन करने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रयास है, ये जो प्रयोग है, हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से पसंद आएंगे। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि लोक कलाएं हमारी सांस्कृतिक पहचान की आधारशिला हैं और इन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है। आप सभी ने देखा कि बहुत ही अच्छा एक मंचन रहा है और कहीं ना कहीं द्रुपदा की लाज उत्तराखंड के इस माहौल में एक बहुत बड़ा उद्देश्य हमारा है कि द्रुपदा की लाज, हम जो नाटक के पीछे जो हमारी सोच है वो सोच ये है कि आज इस लाज को, चाहे हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, आज कितनी प्रकार की चीज़ें हैं जो कि इसे हमें हर तरीके से बचाना है। कहीं ना कहीं नाटक के माध्यम से हम जो है कि एक समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं। द्रुपदा की लाज में यही है कि जैसे सब बैठे हुए थे और ये एक चीर हरण हो रहा था और पांडव भी बैठे थे, पूरे कौरवों में भी जो बड़े बड़े योद्धा थे सब बैठे हुए थे। इसी प्रकार आज कहीं ना कहीं जो संस्कृति बचानी है तो सबको जागना होगा और उसके लिए आगे आना पड़ेगा। और मैं सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी ने बहुत अच्छे से अभिनय किया और कहीं ना कहीं एक नया आयाम इन्होंने दिया है। सम्मान समारोह के उपरांत मंच पर आरंभ हुई उत्सव मंडली की लोक नाट्य प्रस्तुति द्रौपदी की लाज। महाभारत के द्यूत क्रीड़ा और चीर हरण प्रसंग पर आधारित इस नाट्य प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। ये आज का जो नाटक है वो महिलाओं की कठिनाइयों के दृष्टिगत ये बनाया गया है, ये नाटक लिखा गया है। और क्योंकि द्रौपदी को ही द्रुपदा हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल में कहते हैं, तो द्रुपदा की लाज जो है वो एक प्रकार से द्रौपदी का जो चीर हरण जब होता है, जब उसको जुए में हारा जाता है पांडवों के द्वारा, तो वो कथानक आज यहाँ पर दिखाया गया। लेकिन बहुत ही बेहतरीन और जो रंगमंच सज्जा थी वो भी बहुत ही सुंदर थी। तो मैं बधाई देता हूँ सारे मंच कलाकारों को और विशेषकर इसके निर्देशक श्री राकेश भट्ट जी को कि उन्होंने एक बेहतरीन प्रस्तुति यहाँ पर प्रस्तुत की है और वो भी क्योंकि गढ़वाली समाज में और गढ़वाली भाषा में अच्छा कार्यक्रम ये कहा जा सकता है। उत्तराखंड की लोक रंग परंपरा, संगीत, गायन और अभिनय के माध्यम से द्रौपदी के सम्मान, साहस और धर्म की रक्षा की इस कथा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। नाटक में कलाकारों ने अपने सशक्त अभिनय से महाभारत के पात्रों को जीवंत कर दिया। द्रुपदा की लाज कांता घिल्डियाल जी ने लिखा है, जो कि डॉक्टर राकेश भट्ट जी के निर्देशन में हुआ है। और अभी जैसे कि इसी वक्त प्रोग्राम संपन्न हुआ है और हम सब बहुत संतुष्ट हैं कि ये नाट्य
लोकनाट्य एक बहुत अच्छी उपलब्धि लेकर पूरा हुआ और मैं चाहती हूँ कि ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे और दर्शकों का भी हमें भरपूर प्यार मिला। और साथ में जो हमारी टीम थी, जो हमारे निर्देशक डॉक्टर राकेश भट्ट के साथ जो काम कर रही थी, उनका भी एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा सामंजस्य भी रहा, जिसकी वजह से हमें काफ़ी उत्साहपूर्ण अपना किरदार निभाने का मौका मिला। आज की ये प्रस्तुति हमारे दर्शकों ने बहुत सराही और जिस तरीके से नाटक धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, पहाड़ी जो भाषा है, पहाड़ी जो नाटक हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनमें बहुत कम काम हो रहा है और इस तरीके से आवाज़ पहाड़ों की और उत्सव ग्रुप ने ये प्रस्तुति यहाँ पर तैयार करवा के जो प्रस्तुतिकरण द्रुपदा की लाज की थी, वो निसंदेह आने वाले कलाकारों के लिए और जो हमारे उत्तराखंडी जो नाटक हैं और जो हमारी भाषा है उसके लिए एक नया आयाम स्थापित करेगी। लोक वाद्यों की मधुर ध्वनि और पारंपरिक परिधानों ने प्रस्तुति को और अधिक आकर्षक बना दिया। दर्शकों ने पूरी तन्मयता के साथ इस सांस्कृतिक आयोजन का आनंद लिया और कलाकारों के अभिनय की सराहना की। रंगमंच एक ऐसी सुंदर विधा है जिसे सबको जीवन में जीना पड़ता है और सब लोग इसे अपने रोज़मर्रा के जीवन में जीते हैं। मैंने अभी 2 साल पहले रंगमंच से, थिएटर से मास्टर्स करी है और आज मैंने जो द्रुपद का अपमान और कृष्ण जी के द्वारा उनका बचाया जाने का ये कार्यक्रम देखा। ये बहुत सुंदर कार्यक्रम था। इसमें सभी साथियों ने अपने अपने रोल को, अपने अपने हिस्से को बहुत सुंदरता से निभाया है और राकेश भट्ट सर ने और कांता घिल्डियाल मैम ने जो इसकी परिकल्पना की और इसका मंच संचालन किया और मंच पे जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को पेश किया, वो अपने में एक संपूर्ण महाभारत के उस दृश्य को दिखाता है जिस दृश्य को हम सिर्फ कहानियों में, किताबों में और किस्सों में सुनते हैं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, सब लोग हमेशा नाटकों को देखने आएं और इस विधा को बढ़ावा दें। द्रौपदी की लाज केवल एक नाट्य प्रस्तुति नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में नारी सम्मान, न्याय और धर्म के मूल्यों का सशक्त संदेश भी है। इस आयोजन ने एक बार फिर सिद्ध किया कि उत्तराखंड की लोक रंग परंपरा आज भी समाज को जोड़ने और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब बात एक ऐसी पहल की जो जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का प्रयास कर रही है। मेरी योजना पुस्तक के प्रचार प्रसार के लिए तैयार किए गए जिंगल्स सूचना और जन जागरूकता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को आम जन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आकाशवाणी केंद्र देहरादून ने मेरी योजना पुस्तक के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु 3 विशेष जिंगल्स का निर्माण किया है। इन जिंगल्स का अनावरण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून स्थित सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने मेरी योजना पुस्तक को जन जागरूकता का एक प्रभावी माध्यम बताते हुए इसके प्रचार प्रसार के लिए तैयार किए गए जिंगल्स की सराहना की। जो 9 दशक की अनवरत रूप से आकाशवाणी की यात्रा रही है, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों में ट्रांसमीटर लगाकर, रेडियो लगाकर जो लोग आकाशवाणी सुनते थे और उसके माध्यम से पूरे देश और दुनिया की सूचनाओं को पहुंचाने का काम आकाशवाणी करता रहा है। और मैं भी स्वयं आकाशवाणी का नजीवाब केंद्र हो या हमारा रामपुर केंद्र हो, ऐसे कई केंद्र, बचपन से मेरी भी आदत रही कि मैं रेडियो लगाता था, उसका जो मीटर होता है वो सेट करता था और सुनता रहा हूँ। मैंने उस समय को भी देखा है। आज भले ही आज इंटरनेट की दुनिया बढ़ गई है, आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है, तमाम प्रकार का सूचना की क्रांति आ गई है, लेकिन आकाशवाणी का जो योगदान है उसको विस्मृत नहीं किया सकता है। वो हमेशा स्मरण में रहेगा। मैं उनकी 90 साल की इस यात्रा के लिए पूरे आकाशवाणी परिवार को, आकाशवाणी में जिन्होंने अपना योगदान दिया है या जो अब योगदान दे रहे हैं, उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। योजनाबद्ध तरीके से भारत के अंदर हर काम हो रहे हैं, ऐतिहासिक डिसीजन हो रहे हैं, ऐतिहासिक अवसरों का देश साक्षी बन रहा है। कार्यक्रम में क्रियान्वयन विभाग के सचिव दीपक कुमार ने मेरी योजना पुस्तक की विशेषताओं और उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पुस्तक में केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सरल एवं सुगम भाषा में संकलित की गई है, जिससे आम नागरिकों को योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के तहत 2022 से इसमें काम प्रारंभ हो गया था। 2022 लगभग आप ये मानिए कि नवंबर 2022 से हमने कार्य प्रारंभ किया था इसमें, और लगभग 1 साल लगा हमें, क्योंकि पहली जो हमें संस्करण निकालना था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि भाई योजनाएं तो इतनी चल रही हैं सरकार की, लेकिन इनका एक जगह कहीं संकलन नहीं है। तो फिर हमने एक जगह संकलन करने के लिए, और शुरू में हमने इसमें ज़्यादातर वो विभाग लिए हैं जो जन कल्याणकारी होते हैं। तो पहले पुस्तक जो हम इसका PDF वर्जन हमने निकाला, वो हमने दिसंबर 2023 में इसका पहला निकला। उसके बाद फरवरी 2024 में कैबिनेट के सम्मुख हमने इसका प्रिंट वर्जन का अनावरण कराया, और वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ मेरी योजना का जो पहला संस्करण है कि उसके बाद हम ये डिमांड आने लगी कि साहब और इसमें संशोधन हुए तो और छापिए। तो हमने उसी साल दिसंबर 2024 में इसका दूसरा संस्करण छापा। अब इसमें ये बात आई कि भाई ये तो प्रिंट वर्जन तो आपने निकाल दिया, जो कि हमारा ये प्रिंट वर्जन PDF के रूप में हमारे सभी जो विभाग हैं उनकी वेबसाइट्स पे उपलब्ध है, हमारी जो uk.gov.in वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है। लेकिन जब ये आया कि ये इसका और प्रचार प्रसार करने के लिए, तो हमारा आप लोगों से जब डिस्कशन हुआ तो ये हुआ कि इसका शुरुआत में कुछ ऐसा इसमें ऑडियो क्लिप बनाई जाए कि जो लोगों तक पहुँचे। तो आपके सहयोग से फिर हमने ये बनाया। एक तो जैसे हम आकाशवाणी के माध्यम से ही हमने जिंगल्स बनाए हैं, अब हम दूरदर्शन के माध्यम से भी इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसके अतिरिक्त हमने जो विभिन्न जिले हैं हमारे, उन जिलों में अलग अलग जिलों में हमारा गोष्ठी आयोजन का प्रस्ताव है कि वहाँ जनता के बीच जा कर के इस पुस्तक का तो फीडबैक लेंगे ही लेंगे, साथ साथ जितनी भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका भी हम प्रचार प्रसार करेंगे। आकाशवाणी देहरादून द्वारा निर्मित ये जिंगल्स विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचे और वे उनका लाभ उठा सकें। अब चलते हैं पौड़ी जनपद के पैठाणी, जहां स्थित है उत्तर भारत का एकमात्र राहु मंदिर, जो श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जनपद पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण ब्लॉक के अंतर्गत पैठाणी में स्थित है राहु मंदिर। यहाँ वर्ष भर पूजा चलती रहती है। यह मंदिर पैठानी में स्योलीगाड़ तथा पश्चिमी नयार के संगम तट पर स्थित है। पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु दैत्य का सिर धड़ से अलग किया था, तो वह यहीं पैठानी गांव में आकर गिरा। इस मंदिर को इंद्रेश्वर महादेव भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में वर्णित इस मंदिर का इतिहास द्वापर युग के अंत में पांडवों से जुड़ा है। इस मंदिर का निर्माण पंचायतन तंत्र शैली से किया गया है। इसके गर्भगृह में शिवलिंग के साथ साथ वीणाधर शिव, गणेश, वाराह सहित अन्य देवी देवताओं की प्राचीनतम प्रतिमाएं विराजमान हैं। स्थानीय पुजारी राघवानंद नौटियाल कहते हैं कि इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। ये हमारा बहुत प्राचीन राहु का मंदिर भी है और बहुत प्राचीन जो है भगवान इंद्रेश्वर गौरी शंकर का मंदिर है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में देवताओं और दैत्यों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया और वहाँ से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। उसमें से एक रत्न था जो लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु ने अमृत का घड़ा पकड़ करके देवताओं को देने की कोशिश की और जैसे ही देवता अमृत ग्रहण कर रहे थे तो उनके बीच में एक दैत्य आकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। उसका नाम था स्वरभानु और उस दैत्य ने भी देवताओं के साथ अमृत ग्रहण किया
और जैसे ही चंद्र और सूर्य ने उस पर दृष्टि दी और देवताओं को सारा क्या देवताओं को बताया कि यह दैत्य अमृत पी चुका है, तो भगवान ने अपनी सुदर्शन के द्वारा उसका धड़ से सर अलग कर दिया। और वह सर जो है, कहते हैं शास्त्रों के अनुसार, वह सर जो है इस पैठानी क्षेत्र में आकर के गिरा। और उसी समय से जो है यह राहु पीठ कहलाया। यहाँ नवग्रहों का पूजन होता है, भगवान शंकर का अभिषेक होता है, भगवान शंकर का पूजन होता है। जिसकी संतान की प्राप्ति न हो और उस भाव से यहाँ पर आकर के संतान की इच्छा से आता है, तो भगवान उसे संतति भी देते हैं, उसे सद्बुद्धि भी प्रदान करते हैं। यही बहुत प्राचीन है, पांडवों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ वर्ष भर पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ तक कि विदेशी नागरिकों की भी राहु मंदिर के प्रति बड़ी आस्था है। हमारे साथ के हैं जो यहीं पर रहते हैं, तो उन्होंने गांव आना था, तो हमने कहा चलो हम भी दर्शन कराते हैं, इसी वजह से हम आ गए जी। हम तो पहली बार आए हैं वैसे, पर अब जो नया बन रहा है वो देखने में अच्छा लग रहा है कि हो सकता है कि बहुत अच्छा बने ये। विगत लगभग 6 वर्षों से मंदिर की सेवा में लगी माई नारायणी गिरी कहती हैं कि यहाँ राहु दशा शांति के लिए साल भर भक्त लोग आते रहते हैं। शिवजी पूज होंदा, शिवजी गिर भीतर होंदा सेक आर ग्रह पूजन मूड होंदा, तर लास्ट में छनी पत्थर में जने मूड जो दुई नदियों में जो। आस्था, संस्कृति, कृषि और जनहित से जुड़ी इन विशेष प्रस्तुतियों के साथ आज के उत्तराखंड डायरी कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।